हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट्स आर द organs responsible for absorption of water. आज के वीडियो में we will learn about the types of water available for absorption, the different types of absorption, that is imbibition, diffusion and osmosis. So let's start with the types of water which are available for absorption. As we see, हम टिपिकल रूट सिस्टम है या अंडरग्राउंड है, तो इसके अराउंड सारे सॉइल मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक रूट को सेलेक्ट करूँ और देखूँ कि उसके अराउंड वो कितने एरिया से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, आई विल फाइंड दैट देयर इज़ अ टिपिकल रीजन विच इज़ डिफाइंड फॉर इट. दिस रीजन इज़ नोन एज द राइजोस्फीयर. राइजोस यानी related to root and sphere yani location around it. So the location around the root from which it can absorb water, minerals, etc. is known as a rhizosphere, or we can also define it as a microenvironment around the root. अब इसी राइजोस्फीयर में या इस सॉइल पूरे सॉइल सिस्टम में कुछ water molecules होंगे, but every water molecule is not available to the plant for absorption. Let us see what are the types of water available for absorption and which ones are not. The first type we talk about is gravitational water. ये वो पानी है जो पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर बनने जाता है एंड ये सॉइल में रह नहीं जाता है, ये फ्लो ऑफ हो जाता है. इसीलिए इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द रूट्स प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर इज अनअवेलेबल. द नेक्स्ट काइंड ऑफ वाटर वी कैन टॉक अबाउट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. अब आप यहाँ कुछ सॉइल पार्टिकल्स इमेजिन कर लीजिए. दीज आर योर सॉइल पार्टिकल्स. हाइग्रोस्कोपिक वाटर किस तरह का होता है? These water molecules are present adsorbed to these soil molecules, which means even if एक root यहाँ पे आया इस region में, ये water molecule is already interacting with the soil molecule और इस वजह से root इस water को absorb नहीं कर पाता. तो hygroscopic water is also not available for absorption by the roots. The next type of water we can find is combined water. Combined water में क्या होता है? We have certain minerals present in the plant like in the soil like silica, aluminium, etc. तो पानी कभी कभी इन minerals को dissolve कर लेता है, which means it interacts with these minerals. और roots do not absorb water because they are specific to absorbing pure water and hence these combinations are not absorbed. और क्योंकि ये combined है minerals के साथ, हमने इसे combined water कहा है. So even combined water is unavailable for absorption. तो कौन से टाइप का पानी है जो absorption के लिए अवेलेबल है? That is your capillary water. इसमें क्या होता है? आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं. सो लेट्स ड्रॉ सम एड्जॉर्ब्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते. तो ये एड्जॉर्ब्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसके अलावा ये इंटर रीजन्स में या ये स्पेसेस में जो वाटर प्रेजेंट है विच इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विद एनी सॉइल पार्टिकल्स और विद एनी मिनरल्स, ये वाटर इजीली अवेलेबल है प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. हेंस राइजोस्फीयर में जब कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है और कैपिलरी वाटर में हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो रूट है आराम से इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो योर कैपिलरी वाटर इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन and not your gravitational water, which is percolated water, your hygroscopic water, which is adsorbed water onto the soil molecules, and not even combined water, which is interacting with minerals. तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि
कौन से टाइप के पानी प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, एंड विच इज़ यूजुअली योर कैपिलरी वाटर. Now let's try to understand imbibition, which is a method of water absorption. ये हर एक सेल जो आप देख रहे हो ये एक प्लांट सेल है. हर प्लांट सेल का एक सेल वॉल होता है. तो यहाँ सेल वॉल बना लिया मैंने, एंड दिस इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. द आउटर लेयर is made up of pectin and the inner layer is made up of ये दोनों कोलॉइडल सब्सटेंसेस है विच आर हाइड्रोफिलिक यानी दे लव वाटर. तो जब ये सेल वॉल्स के अराउंड पानी आ जाता है, ये पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, विच मीन्स these substances tend to keep water on their surfaces. एंड जब इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है ये सेल स्वेल हो जाता है. बट इम्बिबिशन इज अ मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मोस्टली इन स्टेम्स and barks. Okay, it doesn't really occur in leaves as you can see here, but in stems and barks. तो जो pectin और cellulose है which form a component of your cell wall, they are called as imbibants क्योंकि वो पानी को imbibe कर रहा है, और क्योंकि पानी imbibe हो रहा है उसे imbibate कहते हैं. ये पानी हो सकता है या कोई और टाइप का सॉल्वेंट भी हो सकता है. सो इम्बिबिशन इज अ मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. द नेक्स्ट थिंग वी कैन लर्न अबाउट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है कि ये एक प्लांट सेल है. दिस इज योर सेल वॉल, दिस ग्रीन पार्ट इज योर सेल वॉल both, and this is your plasma membrane. So as we know, cell wall is rigid and it protects the cell, whereas the plasma membrane is semi-permeable and it is easily shaped. तो plasma membrane takes the shape of the cell wall. अब हमारे पास बहुत सारा वाटर है सेल के बाहर और बहुत कम वाटर है सेल के अंदर. तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस of movement of anything, which could be your ions or it could be your molecules or it could be water also, from a region of high concentration to a region of low concentration. तो इससे क्या होता है, it helps us maintain an equilibrium. ठीक है. So diffusion is the movement of ions, molecules, water, solvent from a region of high concentration to a region of low concentration to maintain equilibrium. अब diffusion pressure is directly proportional to the diffusing particles. Diffusion pressure क्या होता है, जब ये वाटर फॉर एग्जाम्पल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो रहा है, इट विल क्रिएट a high pressure on one side and a low pressure on the other side, and this is known as diffusion pressure. तो जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा क्योंकि उतना सारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो रहा है, और डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट्स का सबसे ज़्यादा होगा. सो इफ़ यू सी इफ़ वाटर इज़ मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा हाई होगा दैन अ वाटर विथ समथिंग लाइक सोडियम सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट. तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर
कम होगा रिलेटेड टू द प्योर वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो लेट अस जस्ट ड्रॉ 2 बीकर्स, दिस इज़ 1 बीकर, दिस इज सेकेंड बीकर। इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आपके पास सल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ। So this presence of solute molecules in water can lead to reduce in the kinetic energy of pure water. और जब प्योर वाटर का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इट विल नॉट exert the same amount of pressure which forms the diffusion pressure, and hence diffusion pressure is higher in pure solvents. ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट का सबसे हाई होगा हमेशा, और सॉल्वेंट जिसमें होगा उसका कम होगा प्योर सॉल्वेंट वाले डिफ्यूजन प्रेशर से, और इन दोनों के डिफरेंस से आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आता है। यानी आपके प्लांट सेल के अंदर हमेशा ज़्यादा सल्यूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुगर्स है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स है विच हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। हेंस इट विल हैव lots of solute in the solution here, and जो पानी soil में है, your capillary water, it will have less number of solutes, which means this is a relatively more pure solvent than the solvent which is present inside the cell. तो इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स। जब जब यहाँ पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड, दिस विल लीड टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल which will help in creating equal pressure on both the sides and thus achieving equilibrium. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर एग्जर्ट होता है उन पार्टिकल्स से जो डिफ्यूज़ हो रहे हैं अक्रॉस द टू रीजन्स, ठीक है, और ये डिफ्यूज़ होने के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई पाथ चाहिए। सो the plant cell wall has proteins known as aquaporins. ये जो aquaporin proteins है, it acts as a tunnel. तो ये टनल दिख रहा है आपको, इसमें से पानी आराम से पास हो जाता है, एंड पानी जाकर ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले रीजन में बैठ जाता है थ्रू diffusion. So we have proteins called as aquaporins which will let water into the cell but only through the cell wall. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में aquaporins नहीं होते हैं, यह आके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में बैठ जाते हैं। और पानी अंदर क्यों आया? क्योंकि बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है एंड सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है, और सेल के अंदर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है और वाटर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली लो है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट्स, मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट which is present outside the plant cell, and diffusion pressure of solute dissolved solvent which is present inside the plant cell. ठीक है, now let's talk about osmosis. अब imagine एक सिस्टम जहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, विच मीन्स वो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को पास ऑन होने देगा, विच आर यूजुअली ओनली शुगर मॉलिक्यूल्स और जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई एक ही पास हो रहा है यहाँ पे। इस तरफ जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और जो छोटे छोटे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। लेफ्ट साइड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और शुगर मॉलिक्यूल्स कम है, तो इसमें कम
इसमें कम सोल्यूट है। whereas राइट साइड वाले पार्ट में यू हैव हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ओके, सो कायदे से the movement of any molecule should occur along the concentration gradient, which means जिस तरफ ज़्यादा water molecules है that should move towards sugar molecules to maintain an equilibrium. So what happened here is that आपके जो water molecules है जो यहाँ पे ज़्यादा थे वो ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स की ओर मूव हुए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सल्यूट था। तो वाटर मूव टूवर्ड्स रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ताकि दोनों में डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट इज रिलेटिवली इक्वल और इट कैन फॉर्म ए बैलेंस्ड रीजन। ऑलराइट, नाउ I'll just give you a quick overview of the same thing. आपके सेल के अंदर ढेर सारे शुगर्स हैं, मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ वाटर रिलेटिवली कम होगा और यहाँ वाटर ज़्यादा होगा। तो थ्रू एक्वापोरेंस द वाटर केम इन टिल हियर बाय डिफ्यूजन। ठीक है, अब मुझे इसे मूव करना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी permeable as we saw here. It is similar to this, so it will let water molecules move along the concentration gradient. तो यहाँ आपके पास ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बिटवीन द सेल वॉल एंड and your plasma membrane. So you have water molecules here. Now these water molecules present here increase the concentration of water in this region. यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है inside the plasma membrane. So these water molecules are brought inside the cell to increase the concentration of water here and to create equilibrium between the space between cell wall and plasma membrane and inside the cell. Okay, so this is basically movement of water molecules across a semi-permeable membrane to create equilibrium along the concentration gradient. Along the concentration gradient मतलब from high concentration to low concentration region. ठीक है, अब इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करते हैं इसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल सेल्स। तो इसमें हमेशा पानी अंदर आता रहता है और सेल टर्जिड होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमेशा स्वोलन होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है जहाँ पे बाहर जो सोल्यूशन है और अंदर जो सोल्यूशन है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इसीलिए जितना पानी अंदर आता है उतना पानी बाहर भी जाता है। एंड द solution which has similar concentration to that of the cell is called as an isotonic solution. And in the first case, जब बाहर के solution में solute कम है और उसमें से water हमेशा सेल के अंदर जाता है, that is known as your hypotonic solution, which means low solutes, जो केस हमने अब तक पढ़ा है। Alright, we have low solutes. So when we put a cell in a hypotonic solution which has a low number of solute molecules, it will cause an imbalance because there is high amount of water outside the cell,
इसीलिए एंड हाई अमाउंट ऑफ सल्यूट इनसाइड द सेल, सो द वाटर विल मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द सेल. इसका ऑपोजिट केस इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहाँ बहुत सारा सल्यूट होता है सेल के बाहर वाले सोल्यूशन में, विच मीन्स यहाँ पे ज़्यादा सल्यूट है दैन इन द सेल. सेल के अंदर से ज़्यादा सल्यूट सेल के बाहर है, इसीलिए पानी बाहर जाता है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. और इसके वजह से सेल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है एंड दिस इज नोन एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल. जब श्रिंक होता है उसके प्रोसेसेस रिट्रैक्ट हुए और वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाता है. इन दिस केस इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू गेन बैक इट्स शेप एंड बिकम अ नॉर्मल टर्जिड सेल. ठीक है. और जिसमें movement of water molecules is similar, it is known as an isotonic solution and वो cell flaccid होता है. Alright, so these are the three types of movements of water occurring when we put a cell in a hypotonic solution which has less solute concentration than the plant cell, and isotonic solution which has similar solute concentration like the plant cell, and hypertonic solution wherein we have high amount of solute concentration than the plant cell, and hence the water moves out and creates a plasmolized cell. ठीक है. ये हमने ख़त्म किया है ऑस्मोसिस और तीनों प्रोसेसेस. ओ एंड जैसे हमने कहा यहाँ वाटर अंदर आ रहा है इसीलिए इसे एंड ऑस्मोसिस कहते हैं. जिस तरह पानी बाहर जा रहा है इसको कहते हैं exosmosis, which means the water is moving out. All right. So in the next lecture we will be learning about the pressures which are created due to movement of water and ये पानी के absorption में कैसे मदद करते हैं. ठीक है. Bye.